हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आरडी नर्सिंग कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स, हम यहाँ पर हॉस्पिटल अटेंडेंट की कंटिन्यूस क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। बॉडी फ्लूइड का मतलब क्या होता है? ह्यूमन बॉडी की फॉर्मेशन दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड। तो पहला क्वेश्चन यहीं से आता है कि मानव के शरीर की जो बनावट होती है उसके अंदर कितना परसेंट तो वाटर होता है, कितना परसेंट सॉलिड पोर्शन होता है। तो यहां से सबसे फर्स्ट वन जो पॉइंट है, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, है ना। यहां पर यदि हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एज के हिसाब से यदि हम देखेंगे तो लगभग जो लिक्विड पोर्शन होता है एडल्ट के अंदर, जो लिक्विड पोर्शन होता है, जो फ्लूइड पोर्शन होता है ना, दैट इज 60%। ठीक है। और यदि ओल्ड एज के अंदर होगा, ओल्ड एज, ठीक है, तो टोटल लिक्विड पाया जाता है 55%। और जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी या फिर चाइल्ड है, ठीक है, उसके अंदर लिक्विड पोर्शन होता है लगभग 75 से 80% तक क्या होता है, लिक्विड होता है। इसका मतलब समझिए कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो बोन और बोन से सराउंडिंग जो भी स्ट्रक्चर है वो तो हार्ड पोर्शन की फॉर्मेशन करती हैं, हड्डियां और उससे रिलेटेड जितनी भी संरचनाएं होती हैं। उसके अलावा लिक्विड पोर्शन जो कि वाटरी पोर्शन होता है ना, वो एडल्ट के अंदर 60% होता है, ओल्ड एज के अंदर 55% होता है, और न्यूबॉर्न की बॉडी के अंदर लगभग 75 से 80% तक क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है। एक नॉर्मल जो इंडिविजुअल होता है वो 24 आवर्स के अंदर, है ना, 24 आवर्स के अंदर यदि हम टोटल फ्लूइड इनटेक की बात करते हैं तो एडल्ट के द्वारा लगभग 2500 ml किया जाता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा पर डे के हिसाब से 2500 ml, लगभग 2.5 लीटर पानी को क्या किया जाएगा, इनटेक किया जाता है। ये जो 2500 ml है ना, इसको यदि हम बैलेंस करें तो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जितना इनटेक हुआ है उतना ही क्या होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए, ताकि बॉडी का फ्लूइड क्या रहे, बैलेंस रहे। ठीक है। ना तो हाइपरटेंशन होगा, ना ही हाइपोटेंशन, यानी कि ना तो डिहाइड्रेशन होगा और ना ही ओवरहाइड्रेशन होगा। ये तो इनटेक है। अब बॉडी से यहां से जो टोटल जो फ्लूइड होगा ना, टोटल फ्लूइड लॉस, तो लॉस होने के डिफरेंट पाथवे होते हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे मेन पाथवे होता है ना, वो होता है यूरिन। ठीक है ना। पर डे यूरिन के अकॉर्डिंग, यूरिन के थ्रू जो फ्लूइड का जो लॉस होता है ना, वो लगभग होता है 1500 ml। ठीक है। इसके अलावा स्किन के द्वारा जो फ्लूइड का पर डे लॉस होगा दैट इज 500 ml। ठीक है। इसके अलावा लंग्स, है ना, हमारे लंग्स के द्वारा जैसे हम बोलते हैं तो इसकी वजह से जब हम बोलेंगे ना तो उसकी वजह से इवापोरेशन के द्वारा यहाँ पर लंग्स की सहायता से लगभग 350 ml यानी कि 350 ml वाटर का लॉस होता है। और स्टूल के द्वारा, है ना, वेस्ट प्रोडक्ट स्टूल के द्वारा लगभग 150 ml। इस तरीके से टोटल मिलाकर यहाँ पर कितना आ गया, देखो 1500, 500, 2 लीटर ये हो गया, और 350 और 150 तो ये हो गए, टोटल 2500 ml। यानी कि जो 2500 ml हमने इनटेक किया था वो टोटल लॉस भी कितना हो रहा है, 2500 ml हो रहा है। ठीक है। ये जो स्किन के द्वारा जो 500 ml लॉस होता है ना, ये 20 मतलब कि अपनी स्किन के द्वारा इवापोरेशन के द्वारा, जैसे बॉडी टेम्परेचर, जैसे सराउंडिंग एनवायरनमेंट के टच में लाइट रेज वगैरह होता है वो हमारी स्किन को टच होती है, तो इवापोरेशन के द्वारा अपने आप ही कंटिन्यूस लॉस होता रहता है, इसका हमें पता नहीं चलता। उसको हम बोलते हैं इनसेंसिबल लॉस ऑफ वाटर। इसको हम क्या बोलते हैं, इनसेंसिबल लॉस ऑफ वाटर। ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है
टोटल बॉडी फ्लूइड के अंदर कितना परसेंट होता है ये पूछा जाता है यहाँ से एडल्ट के और न्यूबॉर्न के अंदर, ठीक है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है लॉस कितना होता है, जैसे इनटेक किया 2500, फिर लॉस यहाँ पर 2500 होगा तो किस हिसाब से, यूरिन 1500, स्किन 500, लंग्स 350 एंड स्टूल दैट इज 150, ठीक है। टोटल मिलाकर कितना हो गया 2500। अब यहां से जब हम देखते हैं ना तो हमारी बॉडी की जो सेल होती है ना लगभग गोलाकार या राउंडेड या ओवल शेप होती है। इस तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी की कोशिका की बनावट होती है, ठीक है। जो कोशिका के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। क्या बोलते हैं उसको, इंट्रासेलुलर फ्लूइड दैट इज आईसीएफ। और सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है ना दैट इज ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो अब यहां पर देखा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है ना इसके अंदर मेनली कौन सा आयन प्रेजेंट होता है, तो याद रखिएगा सेल के अंदर हमेशा प्रेजेंट होता है पोटेशियम, है ना। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पोटेशियम। और सेल के बाहर यानी कि ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर मेनली होता है यहाँ पर क्या, सोडियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेल के बाहर तो क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम ईसीएफ के अंदर, और सेल के अंदर होगा वो क्या होता है, पोटेशियम। तो ये आ सकता है कि इंट्रा सेलुलर कंटेंट कौन सा होगा, दैट इज पोटेशियम। एक्स्ट्रा सेलुलर कंटेंट कौन सा होता है, वो होता है सोडियम। तो यहां से हमने देखा ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना परसेंट वाटर होता है अकॉर्डिंग टू एज। इसके अलावा कितना इनटेक करेगा एक नॉर्मल व्यक्ति और कितना आउटपुट करता है। और ह्यूमन बॉडी की जो सेल होती है उसकी सेल के अंदर तो क्या प्रेजेंट होता है, पोटेशियम, और सेल के बाहर कौन सा होता है, दैट इज सोडियम, ठीक है। अब हम कुछ सीरम वैल्यू की बात करते हैं, यानी कि बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जो हमारे ब्लड के अंदर बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सबसे मेन होता है यहां पर सोडियम, ठीक है। नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल, नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल, है ना, कितना होगा, तो ये होता है 135 से 143 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। याद रखिएगा क्वेश्चन आता है 135 से 143 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये तो होता है नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल, ठीक है। अगर यहां से 135 से अगर कम होगा, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे हाइपोनेट्रीमिया। क्या बोलेंगे उसको, हाइपोनेट्रीमिया। और यदि यहां से 145 से यदि ज्यादा हो गया किसका, सोडियम का लेवल, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरनेट्रीमिया। क्लियर है, ये हो गया सोडियम के बारे में। नेक्स्ट वन यदि हम बात करते हैं तो इसी के पैरेलल आता है पोटेशियम, ठीक है। नॉर्मल पोटेशियम लेवल, नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल, सीरम पोटेशियम लेवल कितना होगा, दैट इज 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये होता है हमारे ब्लड के अंदर नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है, 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर अब यहां से एबनॉर्मलिटी की बात करते हैं ना, तो अगर 3.5 से कम होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोकैलेमिया। दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोकैलेमिया। क्लियर है। और यदि 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा हो गया, है ना, तो इसको हम बोलेंगे यहां पर हाइपरकैलेमिया, इसको हम बोलेंगे हाइपरकैलेमिया। क्लियर है। इसके बाद में हम बात करते हैं कैल्शियम, ठीक है ना, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम। नॉर्मल कैल्शियम लेवल, नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल, ठीक है ना, तो कितना होगा, तो यहां से होगा 9 से 11 mg पर डीएल। याद रखिएगा ये जो पर डीएल है ना, पर डीएल, डीएल का मतलब होता है डेसीलीटर। डेसीलीटर, एक डीएल
1 dl 1 dl इक्वल टू 100 ml। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। 1 dl के अंदर कितना होता है 100 ml, यानी कि पर 100 ml ब्लड के अंदर 9 से 11 mg क्या प्रेजेंट होता है, नॉर्मल कैल्शियम प्रेजेंट होता है। अगर अब यहां से हम बात करते हैं, अगर कैल्शियम लेवल लेस देन 9 होगा, लेस देन 9 mg पर dl होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड हाइपोकैल्सीमिया, दैट इज कॉल्ड हाइपोकैल्सीमिया। और यदि ये कंडीशन मोर देन 12 है ना, अगर 12 से ज्यादा हो गया, मोर देन 12 mg पर dl हो गया, दैट इज कॉल्ड हाइपरकैल्सीमिया। ठीक है ना। और एक और कंडीशन आती है, कैल्शियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स, यानी कि स्केलेटल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी कि स्केलेटल मसल्स के, ये जो हमारी बोन के चारों तरफ जो मसल्स पाई जाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल के प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी कि प्रॉपर मूवमेंट के लिए कैल्शियम कंपलसरी होता है। अगर कैल्शियम का लेवल यहां से स्पेसिफिक लेस देन 6 है ना mg पर dl हो जाता है ना, तो इसको हम बोलते हैं टेटेनी। दैट कंडीशन इज कॉल्ड टेटेनी। हाथ पैरों के अंदर नंबनेस, शून्यता आने लग जाती है, यानी कि हाथ पैरों में जो झंझनाहट होती है ना, टिंगलिंग सेंसेशन इन एक्सट्रीमिटी। इसका मतलब क्या होता है, टिंगलिंग सेंसेशन इन एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज का मतलब हाथ पैर, यानी कि हाथ पैरों के अंदर जो झंझनाहट होती है कैल्शियम की कमी की वजह से, उसको हम बोलते हैं क्या, टेटेनी। इसके अलावा यदि सीरम लेवल की बात करते हैं, तो यहां से मैग्नीशियम, नॉर्मल सीरम मैग्नीशियम लेवल, सीरम मैग्नीशियम लेवल, ठीक है, कितना होता है 1.6 टू 2.6 mg पर dl। ठीक है, 1.6 टू 2.6 mg पर dl। इसके अलावा हम यदि और बात करें, तो यहां से क्लोराइड, ठीक है ना, क्लोराइड, क्लोराइड का नॉर्मल सीरम है ना, क्लोराइड लेवल कितना होगा 97 टू 106, यानी कि 97 से 107 है ना मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये कुछ हमारी बॉडी के अंदर मेन सीरम वैल्यू थी, कि यहां से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और यहां से आ गया क्या, क्लोराइड। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। ये है नंबर फर्स्ट सोडियम, ये नंबर सेकंड हो गया कौन सा, पोटेशियम, नंबर थर्ड है दैट इज कैल्शियम, नंबर फोर्थ दैट इज मैग्नीशियम, एंड नंबर फिफ्थ दैट इज लास्ट क्लोराइड। ठीक है, नॉर्मल यदि हम तीनों के सीरम लेवल की बात करें, सोडियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है 135 टू 143 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, नॉर्मल पोटेशियम कितना होगा 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसके बाद नॉर्मल कैल्शियम दैट इज 9 टू 11 mg पर dl। ठीक है, अगर 6 या फिर इससे कम हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेटेनी। इसके बाद में मैग्नीशियम लेवल कितना होता है 1.6 टू 2.6 mg पर dl। क्लोराइड कितना होगा दैट इज 97 टू 107 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, अब देखो हमारी बॉडी के अंदर सबसे मेन जो फ्लूइड होता है ना, जो कि प्रत्येक सेल से कांटेक्ट में होता है, दैट इज कॉल्ड ब्लड। वो क्या होता है, वो होता है ब्लड, रक्त। ठीक है ना, रक्त का इसका जो नॉर्मल जो पीएच होता है वो होगा 7.35 टू 7.45। ठीक है, और एग्जैक्ट यदि हम बोले ना तो 7.40। ठीक है, इसका यदि हम यहां से अब देखेंगे तो इससे यदि कम होगा दैट इज एसिडिक,
है ना। और यदि 7.45 से ज्यादा होगा दैट इज एल्कलाइन, दैट इज एल्कलाइन। ठीक है, ये जो एसिडिक और एल्कलाइन है, ठीक है ना, ये एसिड और बेस, एल्कलाइन का मतलब बेस, दोनों को मेंटेन करके रखता है। दैट इज दो एलिमेंट होते हैं, एक बाइकार्बोनेट और एक होता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है ना, एक तो होता है कार्बोनिक एसिड, ठीक है, दैट इज H2CO3 माइनस। एक तो ये हो गया, ये तो होता है कार्बोनिक एसिड, और एक होता है यहां पर बाइकार्बोनेट एस, है ना, दूसरा होगा बाइकार्बोनेट दैट इज SCO3 माइनस। क्लियर है, एक तो हो गया यहां से कार्बोनिक एसिड, एक होता है बाइकार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनिक एसिड होता है ना, ये एसिडिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, इससे रिलीज होगा CO2 और H2। क्लियर है, इसके अलावा यहां से यदि अपन देखेंगे बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट किसके लिए, एल्कलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नॉर्मल सीरम लेवल, है ना, सीरम लेवल कितना होता है H2CO3 का, दैट इज 1.35 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 1.35 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है कार्बोनिक एसिड का। बाइकार्बोनेट का नॉर्मल सीरम ब्लड लेवल कितना होगा, दैट इज, है ना, नॉर्मल सीरम लेवल ये होगा 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब दोनों में यदि हम कंपैरिजन करें तो लगभग एक पार्ट तो होता है किसका, यहां से H2CO3 का, है ना, और यहां से लगभग 27 है, तो यहां से लगभग कंपैरिजन करेंगे तो 20 पार्ट किसके चाहिए, बाइकार्बोनेट यानी कि SCO3 का। क्लियर है, इसका मतलब 1:20 है, यानी कि एक पार्ट अगर कार्बोनिक एसिड का ब्लड में प्रेजेंट होगा तो बाइकार्बोनेट के लगभग 27 पार्ट यहां पर चाहिए। जब एक पार्ट यहां से कार्बोनिक एसिड और 20 पार्ट जब बाइकार्बोनेट जैसे ही आकर अटैच होता है, तो इसकी वजह से यहां पर अपने पास जो पीएच अवेलेबल होगा, है ना, इनकी वजह से, इन दोनों की वजह से जो पीएच अपने पास आएगा ना ब्लड का, वो कितना होगा, दैट इज 7.4। आई बात समझ में, ये होता है पीएच ऑफ ब्लड। ठीक है ना, कितना होगा, 7.4। इसके अलावा यहां से यदि अपन देखें तो नॉर्मल कलर ऑफ ब्लड कैसा होता है, तो वो होगा रेड कलर का। अगर आर्टरी के अंदर है तो ब्राइट रेड होगा, और वेन के अंदर है तो दैट इज डार्क रेड होगा। ठीक है ना, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड का बफर सिस्टम या फिर पीएच या फिर हमारी बॉडी के बफर सिस्टम या पीएच को मेंटेन करने के लिए कार्बोनिक एसिड का एक पार्ट और बाइकार्बोनेट के 20 पार्ट जब इक्वल हो जाते हैं, तब जाके ब्लड का पीएच 7.4 यहां पर मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो यहां से बॉडी फ्लूइड के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से ब्लड के अंदर कौन कौन से कंटेंट दोनों आपस में मिलकर एसिड और बैलेंस को प्रॉपरली मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर दो एलिमेंट, एक तो बाइकार्बोनेट होता है और एक होता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां से एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कि जैसे सपोज दैट जो प्रीवियसली एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है, एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। किसी भी व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति जिसका बॉडी वेट है, बॉडी वेट, ठीक है ना, 70 kg, और ह्यूमन और इंडियन जो पीपल होते हैं उनका एवरेज बॉडी वेट भी कितना होता है, 70 kg। अगर 70 kg वेट है तो इसका लिक्विड कितना परसेंट होगा, 60%। तो 70 kg का 60% लगभग कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 40 लीटर। इसका मतलब जो H2 यानी कि
जो वाटर का लेवल होगा इस वाले व्यक्ति के अंदर वो होगा यहाँ पर कितना, 40 लीटर। अब ये जितना भी टोटल जो लिक्विड है इसको यदि हम डिवाइड करें तो टोटल लिक्विड का 70% आईसीएफ होता है और 30% क्या होता है, ईसीएफ होता है, यानी कि सेल के बाहर की तरफ। तो यहां से अगर मैं डिवाइड करूं, जैसे इसको यदि मैं डिवाइड करते हैं दो पार्ट के अंदर, ठीक है ना, ये कितना है 60% है। अब यहां से आईसीएफ, ठीक है ना, और एक हो गया ईसीएफ। जो आईसीएफ होता है टोटल ये जैसे कितना अपने आप में कितना परसेंट हो गया, अब 100%। इस 100% इक्वल टू 40 लीटर, 40 लीटर इक्वल टू 100%। टोटल बॉडी का तो 60%, ये 60% कितना आया, 40 लीटर। अब टोटल बॉडी फ्लूइड जितना भी है ना वो सब यही है। इसका 70% क्या है, 70%, है ना, इसका 70% तो आईसीएफ, 40 लीटर का 70% लगभग 28 लीटर होगा। कितना हो गया, 28 लीटर। ईसीएफ ये कितना बच गया, 30%। तो 30%, 40 में से 28 गए तो बाकी बच गए कितना, 12 लीटर के समथिंग यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, ईसीएफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो ईसीएफ होता है ना ये सेल के बाहर की तरफ पाया जाता है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर प्रेजेंट होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होगा, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं उनकी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। यहां से अब इसके 3 एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले यदि अपन बात करें तो 30 में से जो 16% होता है ना वो होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है ना। ये कितना परसेंट होता है, 16%, 30 में से 16%, है ना। और ये अमाउंट आएगा लगभग 6.2 लीटर। ये लो 6.2 लीटर, और हो गया वैसे कितना परसेंट में, 16%। ठीक है, दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड वस्कुलर फ्लूइड, वस्कुलर फ्लूइड। ठीक है, वस्कुलर का मतलब होता है रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स, यानी कि हमारी आर्टरी, वेन, इसके अलावा जो लिम्फ वेसल है उनके अंदर प्रेजेंट होता है। ये होता है 12%, 30 में से 16% तो क्या आ गया, इंटरस्टिशियल, दो सेल के बीच में। वस्कुलर ब्लड वेसल के अंदर, लिम्फ वेसल के अंदर, दैट इज 12%, लगभग ये होता है 5 लीटर। ठीक है, और बाकी बच गया यहां से, है ना, उसको हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, अदर्स के अंदर। और ये होता है टोटल, देखो 16 और 12 कितना होगा, 28, 30 में से 28 यानी कि 2% बच गया, है ना। अब 2% के अंदर लगभग अमाउंट कितना आ जाएगा, 0.8 लीटर। ठीक है ना, 0.8 लीटर हो गया 2% के इक्वल। अब यहां से अदर सोर्सेज के अंदर कौन कौन सा हो सकता है, एक हो सकता है सीएसएफ, है ना, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि सीएनएस के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं प्लूरल, जो कि लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, प्लूरल फ्लूइड। क्लियर है। इस तरीके से स्पेसिफिक साइनोवियल फ्लूइड वगैरह भी होता है जो कि जॉइंट की कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये सीएसएफ पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल हार्ट के चारों तरफ पाया जाता है, प्लूरल लंग्स के चारों तरफ, जो कैविटी के फॉर्म के रूप में होता है, दैट इज अदर। तो इस तरीके से ईसीएफ के 3 सोर्सेज होते हैं, इंटरस्टिशियल, वस्कुलर और अदर। तो हमने देखा यहाँ पर एक 70 केजी व्यक्ति है, उसका 60% के अकॉर्डिंग कितना आया, 40 लीटर। इस 40 लीटर का 70% तो आईसी पर, दैट इज 28। तो ये तो सेल के अंदर प्रेजेंट रहेगा, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर साइटोप्लाज्म। इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, साइटोप्लाज्म। ठीक है, बाकी सेल के बाहर की तरफ होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, 30% इक्वल 12 लीटर। 12 लीटर के अंदर देखो 6.2 और 5, 6 और 5 11, 11 हो गए, टोटल कितना 12 लीटर। तो 0.2 और 0.8 टोटल मिलाकर तीनों का कितना हो गया, यहां से 12 लीटर और 30 होना चाहिए, 16, 12 और 2,
16 और 12, 28 और 2 कितना हो गया 30। इसका मतलब 30% इक्वल टू 12 लीटर, जिसके अंदर इंटरस्टिशियल वस्कुलर और बॉडी कैविटी के रूप में प्रेजेंट होता है। तो यहां से हमने देखा बॉडी फ्लूइड, उसके सीरम लेवल और एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना परसेंट लिक्विड कहां कहां प्रेजेंट होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सीरम वैल्यू से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत ही जल्दी एक नई क्लास के साथ सुबह आपके साथ फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपनी स्टडी को मेंटेन रखिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।